जय हिंद जय बिहार। आज कुछ हिंदी ग्रामर में महत्वपूर्ण परिभाषा है जिसे हम प्रयास कर रहे हैं बताने का, और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखिए। जैसे हम किसी भी शब्द पर या वर्ण पर दबाव दे करके बोलते हैं तो ह्रस्व दीर्घ का पता चलता है। कुछ और भी शब्द हैं जिसको खंड किया गया है और वो है अल्प प्राण। क्वेश्चन होगा अल्प प्राण क्या है या अल्प प्राण किसे कहते हैं। अल्प माने थोड़ा, अप्राण तो आप समझ ही रहे हैं। तो अल्प, देखिए परिभाषा आपको यही याद हो जाएगा। अल्प माने थोड़ा। लिखा है जिन वर्णों के वर्ण क ख ये सब वर्ण हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में, लिखा है जिन वर्णों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनियां नहीं होती है। जो वर्ण को हम बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, उसमें अगर ह नहीं आवे, हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न नहीं हो तो वो अल्प प्राण होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे क में अ आ रहा है उच्चारण में, क में अ आ रहा है उच्चारण में, ग में ग अ आ रहा है उच्चारण, तो इसमें ह नहीं हो रहा है। अब देखिए महाप्राण है। जिन वर्णों के उच्चारण में महाप्राण मतलब पावरफुल, देवी, महादेवी, देव, महादेव, समझते हैं ना, महादेव, देवों के देव, प्राण, महाप्राण, प्राणों के प्राण, यानी अक्षर में अक्षर कहीं मिला हुआ होगा, अंक में क्या बोलते हैं, वर्ण में वर्ण मिला होगा, महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में हकार जैसी, जिन वर्णों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि होती है या ध्वनि उत्पन्न होती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। जो वर्ण हम बोलेंगे उसमें अगर हकार जैसी ध्वनि आएगी तब वो महाप्राण कहलाएगा। ठीक है, जैसे ख क ह मिला देते हैं तो ख होता है, क और ह मिला देते हैं तो ख होता है। देखिए ये ख सही लिखा हुआ है पर ये ख गलत लिखा हुआ है, इसे हम ठीक कर देते हैं। बोलेंगे कैसे गलत है भाई? तो देखिए ऐसे गलत है। एक बार फिर से देखिए ध्यान से, ख इसमें कनेक्ट होता है। आप किताब वगैरह ध्यान से पढ़ें और ध्यान से लिखें। ठीक है, जैसे आप छ लिखते हैं, अगर हम इसको ज्वाइंट करके न लिखेंगे तो ये रवा हो जाएगा। अब ये हो गया ख। मछली जब आप लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं म छ ली, ये गलत है। म छ और ली। किताब को जरा ठीक तरह से पढ़ने की आवश्यकता है। ये हमारी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है। ठीक है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनियां नहीं होती है उसे अल्प प्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनियां उत्पन्न नहीं होती है वो अल्प प्राण, और जिन वर्णों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनियां उत्पन्न होती हैं वो महाप्राण। जैसे ख, घ पे देखिए ग ह मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, घ। ठीक है, तो इसमें ख और घ में ह का संयोग है। ख का निर्माण क और ह के मिलने से हुआ है। याद हो गया? जिन वर्णों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है तो अल्प प्राण, और जिनमें हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है वो महाप्राण हैं। चलिए ये मैं दिखा दिया, 1, 2 और तीसरा में संधि है। देखिए हिंदी का लिखावट ध्यान दीजिए, वो संधि ऐसे भी लिखाता है, ठीक है, और हिंदी ऐसे भी लिखाता है, ठीक है। लेकिन ये जो हिंदी लिखा हुआ है, आप अपने हिंदी के बुक निकाल के देखिए, जो भारत सरकार का है और बिहार सरकार का जो सरकारी किताब होता है उस किताब को निकाल के देखिए, सही रूप में हिंदी यही लिखा हुआ है। आपका समझ में आया? और संधि सही रूप में हमारे जानने से ऐसे ही होना चाहिए। आप किताब की पुष्टि सरकारी किताब से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब कुछ पहले हम इसकी चर्चा कर लें। ठीक है, पहले ये चर्चा करते हैं कि ये देखिए यहाँ लिखे हम अल्प प्राण, महाप्राण, संधि और समास। इस लिखावट एकदम सीधाई पर ध्यान दीजिए, यहाँ कहीं टेढ़ा हो जाता है, ये गलतियाँ हैं। हमें इसे एकदम सीधा लिखना है, बिल्कुल सीधा लेके आना है। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। जैसे मेरा समास यहाँ लिखा हुआ है, अगर हम और इधर में लिख दें तो ये सीधा हो जाएगा। थोड़ा गैप दे देंगे और लिख देंगे समास।
तो ये सीधा लिखने से विभक्ति को और थोड़ा इधर में टान देते तो विभक्ति भी सही जगह पर पहुंच जाता। अब बोलेंगे इससे क्या फायदा है, तो आप बताइए हाथ धो के खाने से क्या फायदा है, खाने के बाद हाथ धोने से क्या फायदा है, कपड़ा खींच के पहनने से क्या फायदा है, उसी कपड़ा को रोज क्यों नहीं पहन लेते, ये क्यों नहीं फायदा है, नहा के पानी क्यों बर्बाद करते हैं, ये क्या फायदा है। बस इससे ज्यादा नहीं, आप समझदार हो। तो किताब जब आप पलट के देखोगे हिंदी या किसी चीज का आप लोग देखेंगे तो एकदम बिल्कुल सीधा लिखावट होता है, ठीक है। अगर आपको उस किताब का पुस्तक का बेंडिंग करके रखना है तो बेंडिंग कराने वाले के पास जाएंगे तो काटेगा तो ये अक्षर आपका कट जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये लिखावट बिल्कुल सुंदर लगेगा। जब आप थाना में पुलिस के पास किसी प्राचार्य के पास आवेदन देते हैं तो कैसे लिखते हैं, मतलब आपको लिखना आता है या नहीं। अब आप ही बताइए, आप चौथाई छोड़ के इधर से भी लिखते हैं या नहीं, इधर से भी लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। तो जब उसके पास देना हो, दिखाना हो, स्वयंवर में जाना हो तो आप सज के जाएंगे और ऐसे एकदम बकलोल की तरह जाएंगे। भैया आपका जो कॉपी है वो स्वयंवर में जाने वाला है, 17 लाख के स्वयंवर में जाने वाला है, उसमें आपका कॉपी चुना जाएगा। इसलिए मेरी सलाह है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, दबाव नहीं डाल सकते हैं क्योंकि और भी आपके गुरुजन होंगे, वो जिस तरह के सलाह दे वैसे ही चलिए। लेकिन मैं अपने अनुभव के अनुसार, आज जो मेरे मेरिट हैं, जो मैं रैंकिंग में हूँ, जिसके अनुसार यानी मैंने जो कॉपी लिखा और साफ क्या पाया उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि आपको भी पाने के लिए इस लक्ष्य कदम पर शायद चलना चाहिए। तो इसे भी एकदम साफ सुथरा लिखिए बिल्कुल कॉपी को, ठीक है। अच्छा, ये देखिए अल्प प्राण भी लिखा हुआ है और महाप्राण भी लिखा हुआ है, संधि और समास भी लिखा हुआ है। इनमें क्या हेडलाइन टॉपिक जो है एकदम दुरुस्त बता रहा है। ये देखिए महाप्राण, इस लाइन से, इस लिखावट से डीप है थोड़ा सा, देख रहे हैं, जिससे साफ पता चल रहा है कि महाप्राण का ये परिभाषा है। ये देखिए संधि, इस पर केवल 2 वर्णों लिखे हैं, पर संधि पर हमने क्या किया है, एक बार इसी पेन को दोबारा चला दिया है, सिर्फ दोबारा चला दिया है और ये लाइन डीप हो गया है, जिससे साफ पता चल रहा है कि संधि लिखा हुआ है। कैसे, अगर सज धज के जाने से लोग बाकी चीजें भुला देता है, तो उसी तरह से अगर एक गलतियां भी होगा तो एग्जामिनर का दिमाग क्या करते हैं, उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं, खींच लेते हैं अपनी ओर, आकर्षित कर लेते हैं, सम्मोहित हो जाता है और गलतियों को भी नजरअंदाज कर देता है। कैसे कोई सुंदर हो तो उसकी सारी गलतियां खत्म। अब बहू गोड़ दबाएगी सुंदर बहू कि गर्दन दबाएगी पता नहीं, लेकिन सुंदर तो है। तो बात मेरे समझने का प्रयास करिए, इस घटना से किसी का कोई संबंध नहीं है। तो संधि पर आइए, देखिए कैसे एकदम हेडिंग क्लियर। तो इसी तरह से जब आप हेडिंग लिखेंगे तो जैसे हमको लिखना है, साइंस में लिखना है रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है। तो अब एकदम आराम से लिखेंगे, पहले यहां पे लिख देंगे चौथाई के अंदर, मान लीजिए मेरा चौथाई है, प्रश्न संख्या 5, अंडरलाइन एरो और लिखेंगे रासायनिक समीकरण का परिभाषा है ना। तो ऐसे तो हम कॉपी लिखने के लिए ऐसे बताते हैं, प्रश्न संख्या 5, यहां पे रासायनिक ... फुल स्टॉप, ये लाइन को हम छोड़ देंगे। चौथाई, ये कुछ नहीं करेंगे। देखिए हम जैसा कॉपी लिखना बताते हैं बच्चों को, और करीबन स्कूल के फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट टॉपर, कभी शायद कभी सेकंड भी टॉपर, टॉप 10 के लिए हम तो बहुत प्रयास करें और इसीलिए हम ऑनलाइन भी पढ़ाई दे रहे हैं ताकि मेरे बच्चे को किसी दिक्कत ना हो और अधिक से अधिक मार्क्स तक का शायद अच्छा नंबर ले आ पाए। तो मेरा प्रयास अब बढ़ चढ़ के है कि मैं बस घर पढ़ाने तक ही सीमित ना रहूं, आपको भी ये नॉलेज दूं ताकि आप तक मेरा पॉजिटिविटी पहुंचे। तो हम ऐसे लिख देंगे प्रश्न संख्या 5 में मेरा रासायनिक समीकरण, रासायनिक। अब एग्जामिनर समझ लेगा कि हो रासायनिक समीकरण, यहाँ 5 लिखते हैं ना, और एक लाइन क्या होगा इससे फायदा, ये देखिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे उत्तर, यहाँ पे लिखेंगे उत्तर, क्योंकि आप भाषा भरे हुए रहते हैं देवनागरी, तो आपको हक नहीं है कि आप क्वेश्चन और आंसर लिखें मेरे समझ से, ठीक है। अगर आप संतुष्ट हैं तो मेरे रास्ते पर चलिए। अब उत्तर लिख दिए, क्या चीज का परिभाषा देना है, रासायनिक समीकरण का। तो यहां थोड़ा सा बड़ा लेंगे, रासायनिक, और बोलेंगे वक्त, तो वक्त आपके पास बहुत रहता है, 3 घंटा रहता है, टेंशन ना ले, हमने लिखा है प्रैक्टिकल तो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए ये अंडरलाइन डैश कर देंगे और एक बार इस पर हम फिर से इसी पेन को चला देंगे, क्योंकि आपको एक ही कलर का पेन यूज करना है, ऐसा कुछ बोर्ड का इंस्ट्रक्शन होता है, और उसी में नहा धोवा के ही एकदम मेकअप कर देना है इसको। और देखिए मेकअप हो गया कि नहीं,
एकदम कॉपी आपका अलग अगर ना लगे तब आप हमें बताएं कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको कोई दिशा और दशा दे रहा है कि नहीं भाई ऐसे नहीं होता है, तो खैर उनकी सलाह मानिए। हम डॉक्टर का काम है दवा लिखना, दवा खाना डॉक्टर का काम नहीं है। और जिसके प्रति विश्वास हो तो उस डॉक्टर से इलाज कराए, वरना बेकार है उससे इलाज करवाना। ठीक है, अब हमने केवल डबल कर दिया, ट्रिपल नहीं, डबल करने का, ट्रिपल नहीं डबल, ताकि ये आपका अलग से पहचाना जाए किस प्रकार की परिभाषा है। तो यहाँ लिखेंगे रासायनिक समीकरण, ये लिखते हुए हम यहाँ पाएंगे। ठीक है, और जब हम एगो लाइन, जैसे ही हम अंडरलाइन जब हम खींचे हैं तो हो सकता है कि नीचे वाला लाइन में लिखें तो कट जाए, झट जाए, एकले आ जाए, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक, ऐसा नहीं करना है। देखिए हम एक रास्ता बताते हैं, एक सलाह देते हैं। मान लें कि ये लाइन है, इसमें हम लिखते जाएंगे तो ये मेरा क्या होगा, ये कट जाएगा या सट जाएगा, उस लाइन को छोड़ दीजिए, यहाँ से लिखना शुरू करिए। अभिक्रिया या जो कुछ भी है साफ साफ इसको लिखते आप चले जाइए। ठीक है, ये लाइन को एकदम साफ साफ लिखते चले जाइए, इस लाइन में लिखते चले जाइए। अगर यहाँ ये खत्म हो गया है, यहाँ खत्म हो जाए, मान लिया मेरा टॉपिक यहाँ खत्म हो गया। ठीक, टॉपिक खत्म हो गया, फुल स्टॉप देंगे। इसके बाद यहां पर एक इंच का, सिर्फ 1 इंच का देख के और इसको फुल स्टॉप डाल देंगे, मतलब ये मेरा प्रश्न खत्म हो गया। फिर हम आगे भी बताएंगे, आगे भी और बढ़िया से एक पेज लिख के बताएंगे। आप हम अभी हम दे रहे हैं कि आप प्रयास करिए, कोशिश करिए ऐसा। अब क्या फायदे मिलेंगे इससे, अब एग्जामिनर दे के आया, आज सब भर के लिख दिए हैं। ठीक है, भर के लिख दिए हैं, और नंबर लिख हल्के पर दे देगा। और जब जोड़ते हुए आएगा ना, तो जोड़ते आएगा तो क्या होगा, हो सकता है कि मिस कर जाए जोड़ने में। लेकिन यहाँ जो छोड़े हैं, ये लाइन मेरा छोड़ा है, अगला प्रश्न मेरा यहाँ से लिखते हुए जाना है, तो ये जो गैप बचेगा इसी में नंबर बैठा देगा आपको। एकदम साइड में राइट में देखते चला जाएगा, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, और इस तरह से आपका नंबर में कोई गड़बड़ी नहीं होगा। ये सिर्फ मेरी सलाह है। अब माने, अगर आप संतुष्ट हैं तो माने, ना तो आपकी मर्जी है। और कॉपी को एकदम इसी तरह से, अब बोलेंगे ये सजाने का हमको वक्त नहीं मिलेगा, तो ठीक है, पहले आप क्या करिए, ऐसे थोड़ा सा बड़ा राइटिंग में इसको लिख दीजिए। एक बार जैसे राइटिंग में लिखते हैं आप उसको लिखते चले जाइए, सब लिख लीजिए, सब उत्तर लिख लीजिए। और लिखने के बाद आपके पास समय अवश्य बचेगा, उसी पेन को डबल आप चला दीजिए और फिर कॉपी को आप पलट के देखिए, आपका कितना सुंदर लगता है। हम तो कहेंगे आज से ही अगर आप रफ फेयर करते हो तो आज से ही एक पन्ना जरूर लिखना शुरू करिए, जिससे आपको लगे कि ये मेरा कॉपी है। हम कॉपी मोड़ने का तरीका अगला वीडियो में बता देंगे, अभी फिलहाल अभी हमें पढ़ाना है। चलिए, इससे संधि क्या है, तो देखिए संधि लिख के हमने थोड़ा डबल लाइन चला दिया है। ठीक है, अब यहां लिखा, 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। 2 वर्ण मिल जाता है, जैसे 2 वर्ण अक्षर है ना, वो वर्ण कहलाता है ना, अक्षर, अंक, अक्षर। तो यहाँ जो अक्षर है क ख ग, तो 2 वर्ण है, 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अब बहुत लोग पढ़ाते हैं, थोड़ा हम किसी पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हमें जो समझ में आता है शायद हम एक आपको सलाह देने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी बताता है कि भैया फलाने जगह डॉक्टर ऐसा है, अब आप जाने उस पर विश्वास करेंगे तो जाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं जाएंगे। और डॉक्टर तो बहुत सारे होते हैं। तो क्या बता रहे थे, 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे लिखा है जगन्नाथ, तो लोग उदाहरण क्या पढ़ाते हैं, नाथ, और बोलेंगे जगत, समझा बच्चों, प्लस नाथ। बताइए क्या लिखा है, 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो संधि तो ये है, जुड़ा हुआ तो ये है, ये तो विच्छेद है, ये तो विच्छेद है, अलग अलग है। क्या यह सही है, आप ही बताइए। पहले होगा 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ये संधि हुआ मेरा, ये संधि हुआ, ये मेरा ज्वाइंट हुआ, जुड़ा हुआ है, संधि कर लिया। संधि करना मतलब जोड़ना, दोनों भाई का संधि हो गया, दोनों देश का संधि हो गया, तो संधि माने मिलना। तो यहाँ जगत प्लस नाथ, तो न दोनों का मिलन हुआ, तो ओ न ओ, देख रहे हैं ना। तो जगत, तो यहाँ तो अ मिल के यहाँ आ हो गया, समझ रहे हैं ना। तो जगत और नाथ को मिलाए हैं तो जगन्नाथ। तो आप ध्यान रखिएगा, मनः प्लस हर, विसर्ग संधि, मनः प्लस हर, तो मनः और हर मिल के क्या बना, ये विच्छेद है और ये संधि हुआ।
तो हमारा सलाह है कि आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे ही चाहिए। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, जैसे जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ, मनः प्लस हर बराबर मनोहर या मनोहर। यही संस्कृत में लिखना होगा ना, तो खाली विसर्ग दे देंगे, बस हो जाएगा। मनः प्लस हर बराबर मनोहर, पर मेरा हिंदी है मनः प्लस हर बराबर मनोहर, फुल स्टॉप, जरूरी है। अब देखिए समास, संधि और समास में आएगा। संधि और समास में अंतर बताएं तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे अ जोड़ अ, अब बन जाता है आ, तो दोनों को वर्ण को जोड़ दिए तो क्या बन गया? संधि हो गया। संधि करना माने जोड़ना, अ जोड़ अ, संधि माने जोड़ना होता है भैया, जोड़ना। अ जोड़ दिए तो आ हो गया। जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ, अ में अ जोड़ दिए तो फिर ये रूप पकड़ लिया गया। मना प्लस हरा बराबर मनोहर। समास, जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति चिन्हों को छोड़कर, ये विभक्ति का होता है, तो आपको तो पता है, भले आप हमको नहीं बताना चाहते हैं तो इसमें आपकी गलती है। कारक का चिन्ह जानते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में, पर एक बार फिर से बोल दूं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे अजी, ये तो आप जानते हैं। तो क्या हुआ? बीच की विभक्ति तो यही ना, का के की ने को से, ये विभक्ति चिन्ह में आएगा। के लिए विभक्ति चिन्ह है। जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति चिन्हों को छोड़कर जब एक हो जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। जैसे देखिए बीच का विभक्ति चिन्ह ये कौन है मेरा? का, राजा पुत्र, मतलब राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये विभक्ति चिन्ह को आउट कर देंगे, खत्म हो जाएगा, तो राजपुत्र हो जाएगा। राजा का पुत्र, विभक्ति चिन्ह क्या है? राजा का पुत्र किसका है? राजा का, तका को हटा देंगे तब बन जाएगा राजपुत्र। अगला है रसोई के लिए घर, रसोई घर, देखिए रसोई घर के लिए को आउट कर देंगे। का कहा? जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति चिन्हों को छोड़कर, तो बीच का विभक्ति चिन्ह कौन है जी? बीच का विभक्ति चिन्ह कौन है जी? के लिए, तो रसोई के लिए घर, के लिए को आउट कर दिए तो बन गया रसोई घर। राजा का पुत्र, का को आउट कर दिए तो राजपुत्र बन गया, राजपुत्र बन गया, राजपुत्र बन गया। समझ में आ गया? तो इस तरह से बहुत आसान होता है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, और जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति चिन्हों को छोड़कर जब एक हो जाते हैं तो वो समास कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अवश्य आप लोग याद करेंगे। देखिए अब है प्रत्यय। आपको ऐसे आएगा, अल्प प्राण और महाप्राण में अंतर बताएं या परिभाषित करें, संधि और समास में अंतर बताएं या परिभाषित करें, प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर बताएं या परिभाषित करें। तो लिखने का तरीका कॉपी सीधा रखिएगा, सिस्टम में रखिएगा, और इस पर एक बार डबल पेन चलाने के लिए ज़रूर देखिए। हम लिख के, मेरे पास समय नहीं था, अब बच गया समय, और देखिए इसे हम आपके सामने कर रहे हैं। यहाँ वहाँ छोटा उठा था, मेन लाइन से वो ज्वाइंट भी हो गया और देखने में थोड़ी अच्छा भी लगेगा, ठीक है। और लिखने समय एकदम लाइन का ज्वाइंट अवश्य ध्यान रखना है, और ये अंडरलाइन डैश और ये। चलिए प्रत्यय, प्रत्यय क्या है? एक होता उपसर्ग, तो उप माने पहले या प्रत्यय माने बाद। उप माने पहले और प्रत्यय माने बाद, उप माने पहले और प्रत्यय माने बाद। तो उपहार, तो कहीं खाने जाते तो पहले खाते हैं कि उपहार देते हैं? आप ही बताइए। अरे कहीं भोज उज में जाते हैं तो पहले खाते हैं कि पहले उपहार देते हैं? पहले उपहार देते हैं। चल भैया पहले लिफाफा दे दो, तब हमारा से पूछ रहे परिभाषा, आपको तो याद हो गया। उप माने पहले, उप माने पहले, उपहार देना है, पहले देना है, तब जाके लाइन में खा लेना है। तो उपहार दिए, उप माने पहले उपसर्ग हो गया, और खाना खाए प्रत्यय बाद में हो गया। कितना सिंपल है। उपहार पहले क्या देते हैं? उपहार, तो उप से हो गया उपहार। उपसर्ग, वह शब्दांश, शब्दांश माने शब्द का अंश, शब्द का अंश। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व लगकर, पूर्व माने पहले, पूर्व माने पहले, जो वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे उपसर्ग कहते हैं।
वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे उपसर्ग कहते हैं। क्लियर? अब जैसे हार, हार माने माला, उनका माला पहनावा हार, आगे जोड़ दो ना प्र, आगे जोड़ दो ना प्र, देखा देखा देखा, आगे जोड़ दो, पहले से हल हार, हार उनका लावल हल, अब लिखल प्रहार, तो उनका हार माने माला लावल हल, अब प्रहार माने डंडा लावल है। बात समझ रहे हैं ना? तो जो शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। हार माने माला होता है, ठीक, हार माने माला, खाली प्र जोड़ दीजिए ना तो सब बोलेगा हार है, हाल है, हार माने माला, हार जीता वाला नहीं, ये हार माने माला, आप प्र जोड़ देंगे ना तो प्रहार हो जाएगा, मतलब कुटाई करना हो गया। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? तो हार में माला में प्र जोड़ दिया तो क्या हो गया? प्रहार, हार माने माला, अब प्र जोड़ दिया तो प्रहार, इसका अर्थ ही बदल गया। तो वही कहा, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे उपसर्ग कहते हैं। हार, हार माने माला हुआ, अब प्र जोड़ दिया तो प्रहार, मतलब कुटाई हो गया। समझ रहे हैं ना? तो ये प्रहार साफ अर्थ ही बदल दिया। तो वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे उपसर्ग कहते हैं। अब तक खाना खा लिए, वो फाड़ दे दिए ना, तो चलिए अब भोजन में प्रत्यय, भोजन में प्रत्यय, प्रत्यय जो शब्दांश किसी शब्द के बाद लगकर, जो शब्दांश किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे प्रत्यय कहते हैं। अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे शब्द के कहाँ लग करके? बाद में लग के। खाना बाद में ना खाते हैं हम लोग, देखिए कितना आसान है। पहले उपहार देंगे, उपसर्ग हो गया, फिर भोज में जाएंगे, प्लेट उठा के खाएंगे, ये प्रत्यय हो गया। तो जो शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे उपसर्ग, पहले मतलब उपसर्ग, उपसर्ग माने पहले, और जो बाद में लग के उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे मनुष्य में ता जोड़ दिए, मनुष्य में ता जोड़ दिए। देखिए एक और बात, प्रत्यय फुल स्टॉप, जैसे नीचे लिखना चाहिए निचला, ताकि एग्जामिनर देखे, ओ खत्म। इसके बाद हाँ जैसे, क्या सुंदर लग रहा है लिखावट, बात समझ लीजिए अच्छा से। नीचे कहीं कहीं शायद कहीं मिस्टेक हमसे भी हो गया, जैसे कहीं लगा लपेट दिए, देखिए यहाँ लपेट दिए जबकि यहाँ लपेटना चाहिए, सॉरी इसके लिए। और आप ये गलती से हो गया हमसे, लेकिन आप नहीं करेंगे ऐसा, ठीक है? चलिए, तो जो प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है? शब्द के बाद लग जाता है, और उपसर्ग क्या होता है? शब्द के पहले। प्रत्यय जो शब्द के पहले लगकर अर्थ में परिवर्तन ला दे उससे क्या कहते हैं? उपसर्ग। उपहार पहले देते हैं, बाद में खाना खाते हैं, प्रत्यय हो गया। तो देखिए मनुष्य में ता जोड़ दिए तो हो गया मनुष्यता, बड़ा में आई जोड़ दिए तो बड़ाई, बड़ा, कौन बड़ा? का बड़ा? अब भाई उसको बड़ाई, हाँ फलनवा के बड़ाई हो रहा है, समझ गए ना? साफ अर्थ ही बदल दिया। तो इस तरह प्रत्यय और उपसर्ग, जो शब्द के पहले लग जाए उपसर्ग और जो बाद में लग जाए वो प्रत्यय। इसीलिए हम ऊपर नीचे करके लिख दिए हैं ताकि हम आपको समझा सकें। उपसर्ग, उपहार, पहले लिफाफा देंगे, पहले चल जाएंगे ना तो खाओ के हाथ में लग जाएगा, या कोई प्लेटें सटा देगा तो गंदा ना हो जाएगा। तो पहले हम जाके लिफाफा दे देंगे और उसके बाद जाके प्रत्यय मतलब खाओ के घरे चले जाएंगे। तो ठीक है, आप लोग इसे याद कर लीजिए, याद करके सोइएगा, दिल में एकदम जमाते रहिए एकदम। मेरा कोशिश है कि जो जो इंपॉर्टेंट है हम आपको फटाफट फटाफट देते चले जाएंगे, एकदम इसे रट लेना है, ठीक है।